Hello friends, welcome to the ISNA medical classes. Today we will discuss regarding epidemiology and infection prevention CDC guidelines. First we will discuss regarding what is CDC guidelines for preventing the infection. Standard precaution are used for all patient care. जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन होते हैं वो सारे पेशेंट के लिए हमें यूज़ करने होते हैं, क्योंकि अगर हम स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस जो होंगे वो यूज़ नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम खुद को भी इन्फेक्शन देंगे, हम साथ में पेशेंट को भी इन्फेक्शन देंगे, क्योंकि पेशेंट हॉस्पिटल में आया है, उसकी इम्यूनिटी वीक है, तो उसको हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो होते हैं वो होने के चांसेस जो होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं. They are based on a risk assessment and make use of common sense practice and personal protective equipment used that protect healthcare providers from infection and prevent the spread of infection from patient to patient. ये जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होते हैं ये हॉस्पिटल में आने के बाद में, क्योंकि पेशेंट का इम्यून सिस्टम जो होता है बहुत ज़्यादा वीक होता है, तो एज़ पर द हम रिस्क असेसमेंट पेशेंट का जो हम रिस्क असेस करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो होते हैं वो बियर करेंगे. तो ये क्या करेंगे, ये जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं, जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन है, ये हमें खुद को भी प्रोटेक्ट रखेंगे, साथ में जो पेशेंट होगा उसको भी प्रोटेक्शन जो होगा वो प्रोवाइड करेंगे. नेक्स्ट वन, सीडीसी गाइडलाइंस क्या है हमारा. स्टैंडर्ड प्रिकॉशन इंक्लूड, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस जो इंक्लूड करते हैं वो क्या है, हैंड हाइजीन करना है. अब जब हम पेशेंट के पास जा रहे हैं तो हमें हैंड हाइजीन को मेंटेन करना है. यूज़ ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, हमें पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जैसे कि ग्लव्स, मास्क, आई वियर, गॉगल्स, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें यूज़ करनी है. रेस्पिरेटरी हाइजीन मेंटेन करनी है. कफ एटिकेट्स जो होते हैं वो मेंटेन करने हैं. हमें किसी पेशेंट जो है या फिर कोई भी पर्सन अगर हमारे सामने है तो हमें जस्ट अगर हम कोई खांस रहे हैं या फिर छींक रहे हैं तो हमें अपना जो एल्बो वाला रीजन होता है हाथ का उसको हमें यूज़ करके खांसना और छींकना चाहिए. साफ सेफ्टी मेंटेन करनी है. साफ सेफ्टी में है जैसे कि कोई भी हम निडल वगैरह है उसको हम डिस्कार्ड कर रहे हैं तो हमें उसे अप्रोप्रिएट जिस बैग में हमें डिस्कार्ड करनी है, जैसे ब्लू में डिस्कार्ड करते हैं कोई भी निडल वगैरह, तो हमें वो अप्रोप्रिएट किस बैग में डिस्कार्ड करनी है, हमें कैसे करके डिस्कार्ड करनी है, उसका एक इंस्ट्रूमेंट भी आता है डिस्कार्ड करने के लिए, वहाँ पे उसको बर्न कर दिया जाता है, इंसिनरेट करके उसको बर्न कर देते हैं. तो हमें जो है साफ़ सेफ्टी भी है इस अप्रोप्रिएट मैनर में हमें करना है. सेफ़ इंजेक्शन प्रैक्टिस, हमें सेफ़ इंजेक्शन प्रैक्टिस जो है वो यूज़ करनी है. जब भी हम कोई भी पेरेंटल मेडिकेशंस देने जा रहे हैं तो हमें वहाँ पे असेप्टिक टेक्निक जो है उसको जो है वो फॉलो अप करना है. स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट एंड डिवाइस, हमें जब भी हम पेशेंट को कोई भी केयर देने जा रहे हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर रहे हैं तो इंस्ट्रूमेंट कैसा होना चाहिए, स्टेरिलिटी जो है उसकी वो मेंटेन होनी चाहिए. जो सारे इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए वो स्टेराइल होने चाहिए अप्रोप्रिएट वे में. क्लीन एंड डिसइंफेक्टेड इन्वायरमेंटल सर्फेसेस, जो एरिया होना चाहिए हॉस्पिटल का वो कैसा रहना चाहिए, क्लीन और डिसइंफेक्टेड रहना चाहिए. जहाँ भी हम पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ का सारा सरफेस जो है वो डिसइंफेक्टेड और क्लीन रहना चाहिए. फर्स्ट वन है हमारा हैंड हाइजीन. हैंड हाइजीन में हमें कैसे मेंटेन करना है, हैंड हाइजीन शुड बी बिफोर टचिंग अ पेशेंट, बिफोर परफॉर्मिंग अ प्रोसीजर लाइक इंसर्टिंग एन इंट्रावेनस कैथेटर, आफ्टर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद बॉडी फ्लूइड, आफ्टर टेकिंग केयर ऑफ पेशेंट एंड आफ्टर टचिंग सर्फेस लाइक बेड साइड रेल दैट आर नियर टू द पेशेंट. जो हैंड हाइजीन है, हम कोई भी पेशेंट को टच करने जा रहे हैं उससे पहले हमें करनी है. हम कोई भी प्रोसीजर करने जा रहे हैं उससे पहले करनी है. जैसे कि हम किसी को भी आईवी कैथेटर जो है हम वो लगाने जा रहे हैं तब हमें हैंड हाइजीन करना है. या फिर हम कोई भी पेशेंट के डायरेक्ट फ्लूइड के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो भी हमें हैंड हाइजीन है वो मेंटेन करनी है. हमें पेशेंट को टच करने से पहले, टच करने के बाद, कोई भी अगर हमने उसका सरफेस एरिया आसपास का भी टच किया होगा उसके बाद में भी हमें उसका हैंड हाइजीन मेंटेन करना है. जैसे कि अगर हम पेशेंट का जो रेलिंग होती है, बेड की रेलिंग होती है साइड में, अगर हम उसको टच कर रहे हैं उठाने के लिए या फिर उसको गिराने के लिए तो भी हमें हैंड हाइजीन का यूज़ करना है. वॉश योर हैंड विथ सोप एंड वाटर फॉर एटलीस्ट 20 सेकेंड. हमें जो हैंड हाइजीन करनी है वो हमें एटलीस्ट मिनिमम टू मिनिमम हमें 20 सेकेंड्स के लिए करनी ही करनी है. यूज़ द क्लीनेस्ट वाटर पॉसिबल, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम एन इम्प्रूव सोर्स. हमें जो वाटर का यूज़ करना है ड्यूरिंग द हैंड हाइजीन वो हमें कैसा होना चाहिए, वो एक अप्रोप्रिएट सोर्स से, इम्प्रूव सोर्स से आना चाहिए, वो क्लीनेस्ट वाटर होना चाहिए.
इफ़ सोप एंड वाटर आर नॉट अवेलेबल यूज़ एन एल्कोहल बेस्ड हैंड रब दैट कंटेन एटलीस्ट 60% एल्कोहल। अगर हमारे पास में सोप और वाटर अवेलेबल नहीं है तो हमें क्या यूज़ करना है, हमें अल्कोहल बेस्ड जो है वो हैंड रब का यूज़ करना है। जो अल्कोहल बेस्ड हैंड रब आता है उसमें 60% जो अल्कोहल होता है वो हमारे हाथ को डिसइंफेक्टेंट करने में हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट वन है हमारा यूज़ ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। हमें पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का भी यूज़ करना है। ग्लव्स प्रोटेक्ट द हैंड, गाउन और एप्रन प्रोटेक्ट द स्किन और क्लॉथिंग, मास्क एंड रेस्पिरेटर प्रोटेक्ट द माउथ एंड नोज, गॉगल्स प्रोटेक्ट द आइज, फेस शील्ड प्रोटेक्ट द इंटायर फेस। जो ग्लव्स होते हैं वो हमारा हैंड को प्रोटेक्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। गाउन और एप्रन जो होता है वो हमारा स्किन और क्लॉथिंग को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। जो मास्क होता है और रेस्पिरेटर होता है वो माउथ और नोज़ को हमारा प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। गॉगल्स जो होते हैं वो हमारा आई को प्रोटेक्ट करते हैं और फेस शील्ड जो होती है वो हमारे इंटायर फेस को प्रोटेक्ट करती है। तो जो ये हमें पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है वो हमें कोई भी हम अगर जो है वो प्रोसीजर करने जा रहे हैं पेशेंट का तो हमें इसको बियर करना है और अपने आप को और पेशेंट को प्रोटेक्ट करके रखना है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मस्ट बी डोन्ड करेक्टली बिफोर एंटरिंग द पेशेंट एरिया, फॉर एग्जाम्पल इन आइसोलेशन रूम। जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है ये हमें डोनिंग इनका जो है वो अच्छी तरीके से करना है, मतलब इनको हमें अप्रोप्रिएट वे में जो है वो हमें बियर करना है जब भी हम पेशेंट एरिया में इंटर कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम आइसोलेशन रूम में जा रहे हैं जहाँ पे कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज़ का पेशेंट हो सकता है या फिर कोई भी ऐसा इन्फेक्शन है जो कि एक दूसरे से जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है, ऐसे आइसोलेशन रूम में जा रहे हैं तो हमें उसका जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है उसका एप्रोप्रिएट वे में डोनिंग इन करना है, मतलब हमें करेक्टली वे में उसको बियर करना है। Personal protective equipment must remain in place and be worn correctly for the duration of work in potentially contaminated area। जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होते हैं वो हमें एक्यूरेट वे में उसको प्लेस करना होता है, जो बियर कर रहा है वो भी हमें करेक्टली वे में करना होता है और अप्रोप्रिएट ड्यूरेशन के लिए करना होता है कि जो ये है वो एक कंटामिनेटेड एरिया में अगर हम जा रहे हैं तो ये हमें खुद को इन्फेक्शन ना कर पाए, इसलिए हमें उसको अप्रोप्रिएट वे में करेक्ट ड्यूरेशन के लिए और करेक्ट वे में उसको बियर करना है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट शुड नॉट बी एडजस्टेड, फॉर एग्जांपल रीटाइंग गाउन, एडजस्टिंग रेस्पिरेटर और फेस मास्क ड्यूरिंग पेशेंट केयर। जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है इनको हमें जो है वो एडजस्ट नहीं करना होता, जैसे हमने एक बार पहन लिया हमें बार बार उसको टच नहीं करना है। जैसे कि जो उसका रीटाई करना होता है, जैसे कि कोई भी लूजनिंग वगैरह हो रही है तो उसको हमें रीटाई नहीं करना होता है बार बार, और हमें एडजस्ट जैसे कि मास्क वगैरह है वो लूज़ हो रहा है तो हमें मास्क या रेस्पिरेटर जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उसको हमें बार बार उसको रिटाई नहीं करना है जब भी हम पेशेंट का केयर कर रहे हैं तब। रेस्पिरेटरी हाइजीन, कफ एटिकेट। जो रेस्पिरेटरी हाइजीन और कफ एटिकेट्स हैं ये हमें कैसे फॉलो अप करने हैं। कवर योर माउथ एंड नोज़ विद टिश्यू व्हेन यू कफ और स्नीज़। जब भी हम माउथ और नोज़ से अगर हम स्नीज़ कर रहे हैं तो अगर कोई भी कफिंग वगैरह आ रहा है तो हमें क्या करना है, टिश्यू पेपर का यूज़ करना है। अगर हमारे पास में उस टाइम पे टिश्यू पेपर नहीं होता है तो हमें क्या को यूज़ करना है, हमारा जो एल्बो रीजन का हैंड होता है तो हमें उसको मुँह पर लगा के उसको हमें छींकना है या फिर खांसना है। क्यों? क्योंकि हमें हैंड नहीं लगाना होता है, क्योंकि अगर हम हैंड लगाएंगे तो क्या करेगा, वहाँ पे जो कफिंग और स्नीजिंग होगी वो हमारे हैंड्स पे उसके ड्रॉपलेट्स रह जाएंगे, और जब भी हम कोई भी सरफेस एरिया या फिर हम किसी भी गलती से भी किसी चीज़ को टच कर दिया वो क्या होगा, वो ड्रॉपलेट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, उस सरफेस एरिया पे आ जाएंगे। तो एल्बो रीजन जो होता है उसको हम बार बार किसी चीज़ से टच नहीं करते हैं, इसलिए हमें एल्बो रीजन वाला एरिया को लगाना होता है। थ्रो यूज़ टिश्यू इन द ट्रेस। हमें जो टिश्यू वगैरह जो भी हमने यूज़ किया उसको हमें ट्रेस बिन में हमें अप्रोप्रिएटली वे में उसको डिस्कार्ड करना है। इफ़ यू डोंट हैव अ टिश्यू, कफ और स्नीज इन योर एल्बो नॉट योर हैंड्स। अगर हम कोई भी स्नीजिंग या फिर कफिंग कर रहे हैं हमें उसको हैंड्स में नहीं करना है, हमें क्या बताया, एल्बो वाला रीजन जो है उसका यूज़ करते हुए हमें कफ और स्नीजिंग करना होता है। नेक्स्ट वन, साफ सेफ्टी। हमें साफ सेफ्टी को कैसे मेंटेन करना है, हम डू नॉट प्लेस शार्प डिस्पोजल कंटेनर ऑन द फ्लोर ऑन द ग्राउंड। हमें जो शार्प डिस्पोजल कंटेनर होते हैं उसको हमें ग्राउंड वगैरह पे नहीं रखना है, जो हमें क्या करेगा, क्योंकि ये अगर गलती से भी जो है शार्प वाला इंस्ट्रूमेंट वो अगर उस पर ग्राउंड में गिर गया तो वो क्या करेगा, वो किसी को भी प्रिक हो सकता है।
Immediately after you use a sharp, engage any safety feature and place it in a sharp disposal container that is closable, puncture resistant, leak proof on the side and the bottom and biohazard labeled और कलर कोडेड। जो इमीडिएटली जब हम शार्प इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज़ कर रहे हैं तो हमें इसको अप्रोप्रिएट वे में डिस्कार्ड करना है। जैसे ब्लू कलर का कंटेनर होता है उसमें बैग में डिस्कार्ड किया जाता है, तो उसको हमें बहुत अप्रोप्रिएट वे में डिस्कार्ड करना है। जो बैग होता है, जो कंटेनर होता है, उसको कैसा होना चाहिए, क्लोज करने वाला होना चाहिए, वो पंचर रेसिस्टेंट होना चाहिए कि उसके बाहर कोई भी चीज़ जो है वो आनी नहीं चाहिए। जैसे कि निडल वगैरह उसके बाहर आ गई तो वो क्या हो जाएगा, किसी को भी प्रिक हो सकती है। तो कैसा होना चाहिए, पंचर रेसिस्टेंट होना चाहिए, लीक प्रूफ होना चाहिए, मतलब उससे कोई भी चीज़ जो है वो लीक नहीं करनी चाहिए, साइड से भी और बॉटम से भी। और कैसा होना चाहिए, बायो हजार्ड जो है उसके ऊपर लेवल्ड होना चाहिए कि इस को टच करने से जो है वो किसी को इन्फेक्शन हो सकता है या फिर कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है वो ट्रांसफ़र हो सकती है या फिर कोई भी इन्फेक्शन जो वो है वो ट्रांसफ़र हो सकता है, और उसको कलर कोडेड होना चाहिए। नेक्स्ट वन, सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस। सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस कैसे करनी है, प्रिपेयर इंजेक्शन यूजिंग असेप्टिक टेक्निक इन अ क्लीन एरिया। हमें इंजेक्शन जो प्रिपेयर करने हैं वो हमें कैसे प्रिपेयर करने हैं, असेप्टिक टेक्निक का फॉलो करते हुए उसको हमें क्लीन एरिया पे प्रिपेयर किया जाता है। क्योंकि वो क्या कर सकते हैं, अगर वो कहीं और टच हो गए या फिर कुछ भी हो गया तो इंजेक्शन जो है उसके अंदर कोई भी ड्रॉपलेट या फिर कोई भी जो डस्ट पार्टिकल्स या फिर कोई भी चीज़ जो है वो जिसको नहीं ट्रांसफ़र होना चाहिए वो अंदर इंजेक्शन के जा सकती है। तो उसको हमें असेप्टिक टेक्निक का फॉलो करते हुए हमें उसको प्रिपेयर करना चाहिए। डिसइंफेक्ट द रबर सेप्टम ऑन ए मेडिकेशन बाइल विद एल्कोहल बिफोर पियर्सिंग। हमें क्या करना चाहिए, जो रबर लगा हुआ होता है, जैसे बाइल होती है, जैसे ये बाइल है उसके ऊपर यहाँ पे रबर लगी हुई होती है, तो रबर का जो है उसको हमें क्या करना चाहिए, अच्छी तरीके से उसको हमें क्या कर लेना है, डिसइंफेक्ट कर लेना है। जब भी हम उसको टच कर रहे हैं तो हमें, जब हम उसमें निडल का पियर्सिंग करने जा रहे हैं तो हमें उसको पहले उसको एल्कोहल से हमें उसको वाइप ऑफ कर लेना चाहिए, क्योंकि वो अगर नहीं वाइप ऑफ किया उसके ऊपर जो भी चीज़ लगा हुआ होगा वो क्या हो जाएगा, वो निडल के संग में प्रिक होके वो कहाँ चला जाएगा, इंजेक्शन के अंदर जो मेडिकेशन भरी हुई है वो उसमें चला जाएगा। डू नॉट यूज़ निडल और सीरिंज फॉर मोर देन वन पेशेंट। हमें एक निडल का यूज़ जो है, एक सीरिंज का यूज़ जो है वो एक पेशेंट से ज़्यादा के लिए नहीं करना है। दिस इंक्लूड मैन्युफैक्चर प्रिफर्ड सीरिंज एंड अदर डिवाइसेस सच एज द इंसुलिन पेन। हमें जैसे कि ये सब कुछ सारी चीज़ें इंक्लूड करता है, जो प्रीफिल्ड मेडिकेशंस आती है वो भी होती हैं, एक ही बार यूज़ करनी है। इंसुलिन पेन जो यूज़ किया जाता है उसको भी हमें एक ही बार यूज़ करना है। नेक्स्ट, medication container, single or multi-dose vials, ampule and bags are entered with a needle in new syringe even when withdrawing additional doses for the same patient। हमें जो मेडिकेशन कंटेनर हैं, जैसे कि बाइल हो गया, एम्पूल हो गया, बैग्स हो गया, ये सारे हैं, वो हमें एक निडल का यूज़, एक सिरिंज का यूज़ सिर्फ एक डोज के लिए करना है। जैसे कि एक पेशेंट है उसको मल्टीपल डोजेस चल रहे हैं, जैसे उसको बहुत सारी अमीकासीन चल रहा है, पैरासीटामोल चल रहा है, कोई भी ऐसे फर्दर मेडिकेशन चल रहे हैं, तो हमें एक जो मेडिसिन है उसका एक इंजेक्शन है उसका यूज़ सिर्फ एक मेडिसिन के लिए करना है। हमें उसको मल्टीपल जो दवाइयाँ हैं उसको हमें एक सिरिंज से नहीं देनी है। यूज़ सिंगल डोज बाइल और पैरेंटल मेडिकेशन व्हेन पॉसिबल। हमें क्या करना है, जो सिंगल डोज और बाइल है, जब हम मेडिकेशन दे रहे हैं, पैरेंटल मेडिकेशन दे रहे हैं, तो हमें सिंगल डोज और बाइल का यूज़ करना है। Do not use single dose medication vials, ampules and bags or bottles of intravenous solution for more than one patient। हमें एक बाइल का, एक एम्पल का और एक बैग का बॉटल जो भी आती है इंट्रावेनस सॉल्यूशन के लिए, उसको हमें सिर्फ सिंगल यूज़ के लिए, वन पेशेंट के लिए यूज़ करना है। डू नॉट कंबाइन द लेफ़्ट ओवर कंटेंट ऑफ सिंगल यूज़ बाइल और फॉर लेटर यूज़। जैसे कि जो लेफ़्ट ओवर चीज़ बच जाती है, मतलब जो रिमेनिंग मेडिकेशन बच जाती है, वो हमें किसी और पेशेंट के लिए या फिर हमें कंबाइन करके, जो दूसरी मेडिसिन है वो हमें कंबाइन करके यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि हर मेडिकेशन क्या होती है, अलग अपना एक्शन रखती है, तो उसको हमें कंबाइन कभी नहीं करना है। नेक्स्ट वन, स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट एंड डिवाइसेस। हमें क्या करना है, जब हम कोई भी पेशेंट का प्रोसीजर कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट और डिवाइसेस का यूज़ करना है। बिफोर यूज़ इन ईच पेशेंट स्टेराइल क्रिटिकल मेडिकल एंड सर्जिकल डिवाइस। जब भी हम किसी भी पेशेंट का केयर करने जा रहे हैं तो हम जो भी प्रोसीजर में उसके यूज़ आने वाले इक्विपमेंट हैं, कोई भी मेडिकल प्रोसीजर है या फिर सर्जिकल डिवाइसेस जो हम यूज़ कर रहे हैं, तो ईच पेशेंट का जब हम प्रोसीजर करने जा रहे हैं तब वो जो भी
भी सारे इक्विपमेंट होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, स्टराइल होने चाहिए। इंस्ट्रूमेंट दैट आर इंटर नॉर्मली स्टराइल टिश्यू और द वस्कुलर सिस्टम और थ्रू विच अ स्टराइल बॉडी फ्लूइड फ्लोज। जो भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं वो क्या होते हैं, पेशेंट के डायरेक्ट वस्कुलर सिस्टम के अंदर जाते हैं, टिश्यूज़ के अंदर जाते हैं। तो ये अगर हम स्टेरिलिटी मेंटेन नहीं करेंगे तो ये क्या होगा, इन्फेक्शन जो होगा वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो सकता है। तो हमें क्या करना है, जो भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे हैं वो कैसे होने चाहिए, स्टराइल इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए। क्लीन एंड डिसइंफेक्टेड इन्वायरमेंटल सरफेसेस, हमें जो भी सरफेस है पेशेंट के सराउंडिंग जो भी चीज़ें हैं वो कैसा होना चाहिए, क्लीन और डिसइंफेक्टेड होना चाहिए। क्लीन विद ए डिटर्जेंट एंड वाटर और एंड EPA रजिस्टर्ड हॉस्पिटल डिसइंफेक्टेंट डिटर्जेंट ऑन ए रूटीन बेसिस एंड व्हेन विजिबली स्वाइल्ड। हमें क्या करना है, हमें जो भी क्लीन को हम कब कंसीडर करते हैं, जब वो हम डिटर्जेंट या वाटर के थ्रू हम उसको क्लीन करते हैं। तो जो एज़ पर द EPA रजिस्टर जो होता है, जो हॉस्पिटल डिसइंफेक्टेंट जो भी किया जाता है उसके बेसिस पे, रूटीन बेसिस पे, जब वो सॉइल कब दिख रहा है, जब वो विजिबली दिख रहा है तो हमें उसको कैसा करना है, क्लीन करके रखना है। वो डिटर्जेंट और वाटर से उसको क्लीन करना है। Clean mop and cloth after use and allow to dry before reuse or use single use disposable mop hats और cloths। जो भी हम मोपिंग जो की जाती है, पोंछा जो लगाया जाता है, जो मोप यूज़ करते हैं उसमें वो कैसा होना चाहिए, वो हमें क्लॉथ है उसको हमें क्या करना है, ड्राई कर देना है, उसके बाद में उसको रीयूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि गीले पोंछा जो है वो उससे ही पोंछा लगता रहे, लेकिन हमें उसको क्या करना होता है, ड्राई करना होता है उसको यूज़ करने से पहले। यूज़ सिंगल यूज़, हमें उसको कैसा रखना है, सिंगल यूज़ के लिए रखना है। डिस्पोजेबल मॉप हैड और क्लॉथ, जो डिस्पोजेबल क्लॉथ आते हैं, मोप्स आते हैं, वो कैसे होने चाहिए, एक बार उसको यूज़ करने के बाद में उसको डिस्पोज कर देना चाहिए। डिसइंफेक्शन डिस्क्राइब अ प्रोसेस दैट एलिमिनेट मैनी और ऑल पैथोजेनिक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो डिसइंफेक्शन प्रोसेस होती है वो क्या करता है, वो जो भी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको क्या कर देता है, एलिमिनेट कर देता है। जबकि क्लीन टेक्निक होती है वो एलिमिनेट नहीं कर देती है, वो क्या कर देती है, उसको जो विजिबली सॉइल जो भी चीज़ें दिख रही होती थी उसको वो ख़त्म कर देती है। एक्सेप्ट बैक्टीरियल स्पोर्स और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, जैसे बैक्टीरियल स्पोर्स होते हैं या फिर कुछ ऐसे रह जाते हैं, ऑब्जेक्ट्स रह जाते हैं, उनको ये भी डिसइंफेक्शन कर देती है। लेकिन कुछ जो होता है डिसइंफेक्शन के थ्रू वो रह जाते हैं, तो वो किसके थ्रू जाते हैं, वो स्टरलाइजेशन के थ्रू जाते हैं। मतलब जो बैक्टीरियल स्पोर्स रहते हैं उनको छोड़ के ये सारी चीज़ों को डिसइंफेक्टेंट जो टेक्निक यूज़ करते हैं वो सबको जो है वो डिसइंफेक्टेड कर देती है। सो सारे पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म जो है उसके थ्रू वो किल हो जाते हैं। लेकिन बैक्टीरियल स्पोर्स जो होते हैं वो नहीं होते हैं, कुछ रह जाते हैं, वो स्टेरिलाइजेशन के थ्रू चले जाते हैं। इन हेल्थ केयर सेटिंग ऑब्जेक्ट यूजली आर डिसइंफेक्टेड बाय लिक्विड, केमिकल और वेट पास्चराइजेशन। जो हेल्थ केयर सेटिंग होती है उसमें जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो डिसइंफेक्टेड जो होते हैं वो किससे किए जाते हैं, लिक्विड केमिकल के थ्रू किए जाते हैं या फिर वो वेट पास्चराइजेशन के थ्रू किए जाते हैं।